नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का अध्याय 9 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। बच्चों, ये अध्याय हम दो भाग में करेंगे, जिसमें भाग एक में हम जानेंगे कि कैसे देश के अंदर राष्ट्र भावना पैदा हुई, उस राष्ट्र भावना को पैदा करने में किन किन महान व्यक्तित्व वाले लोगों का योगदान रहा, उन लोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो बच्चों अपने को पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या होता है। बच्चों, राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। इस भावना को कहा जाता है राष्ट्रवाद। तो इस हेडिंग का उद्देश्य है कि कैसे अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का उदय हुआ। देखो बच्चों, हमारे यहाँ क्या होता था कि शासक बदलते रहते थे। अगर मैं भारत के हिसाब से देखूं तो शासक बदलते रहते थे। जैसे कि अगर मैं भारत पे भी बात करूं तो भारत पे भी लगातार शासक बदलते गए। कभी कोई शासन बन गया, कभी किसी साम्राज्य का शासक आ गया, कभी किसी साम्राज्य का शासक आ गया, और लोग हमेशा अधीन रहा करते थे। तो जब अंग्रेजों का शासन आया तो जो लोग थे उन्होंने सोचा भाई अब हमारी जगह जो पहले शासक था उसकी जगह नया शासक आ गया। यानी कि लोगों ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि हम गुलाम हैं। पहले तो उन्हें यह महसूस करवाया गया कि आप गुलाम हैं, और उसके बाद एक देश को जोड़कर राष्ट्र की भावना पैदा की गई कि कैसे आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। ये देश आपका है, ये बाहरी लोग हैं, ये घुसपैठिए लोग हैं। उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया कि कैसे उस सभ्यता से लेकर आज तक हमने विदेशियों का सामना किया और विदेशियों को घर से खदेड़ा है। तो उसी भावना की मैं बात कर रहा हूं, उसी को कहते हैं राष्ट्र भावना या राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के उदय जो हुआ था बच्चों, वो 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। बच्चों, हुआ क्या, 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह भारत का जो शासन था सीधा ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया था, और ब्रिटिश संसद के तहत अब भारत का शासन किया जा रहा था। अब वह भी समय समय पर अनेक प्रकार के नियम लेके आते, कानून लेके आते, पर वह सभी भारत के लोगों के लिए एक जैसे नहीं थे, क्योंकि भारत के अंदर विभिन्न प्रवृत्तियों के बहुत सारे लोग रहते थे। हमारे अलग स्थानों पर हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज थे, अनेक प्रकार की आदिवासी जनजातियां थी। तो कहीं ना कहीं वो सारे राष्ट्र को एक करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, और अपनी पूर्ति के लिए करों का मान बढ़ाते जा रहे थे। तो उस समय कई छोटे छोटे दल उभरना प्रारंभ हुए, और उन्होंने देश के लिए न्याय की मांग करना प्रारंभ कर दिया, और बाद में ये छोटे छोटे संघ मिलकर ही सबसे बड़ा संघ बना, जिसे अपने भारतीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय के अंदर, इस पार्ट के अंदर उस कांग्रेस के बारे में भी देखेंगे। तो इनमें से जो छोटे छोटे संगठन बने उनकी बात कर रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षक पेशेवरों के हाथ में थी। यानी कि अब जो भारत देश की उन तमाम पार्टियों की जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय कर रही थी, इनकी बागडोर एक शिक्षित वर्ग के लोगों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, अगर मैं उन कुछ संस्थाओं की बात करूं तो उनमें से पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। यानी कि ऐसे छोटे छोटे संगठन बने, और उन्होंने जो वाजिब मांगे थी या जो भारत के न्याय की जो मांग थी या पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको बढ़ावा दिया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। बच्चों, आर्म्स एक्ट का मतलब था कि कोई भी भारतीय अब अपने पास हथियार नहीं रख सकता। देखो बच्चों, हथियार नहीं रख सकता तो इसका मतलब क्या था, यानी कि अगर अब कोई व्यक्ति के पास हथियार पाए जाते हैं तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ उस समय भी शासक हुआ करते थे, विभिन्न प्रांतें आज भी राजाओं द्वारा शासित थी। तो राजा के पास खुद की सेना हुआ करती थी, खुद की सेना होने के कारण उनके पास हथियार भी होते थे। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के खिलाफ विद्रोह
का एक प्रकार बन रहा था कि आप आर्म्स मत रखो, आप हथियार मत रखो, या जो राजनीतिक संगठन बन रहे थे उन पर हथियार रखने की पाबंदी लगा दी गई, ताकि कभी दोबारा 1857 जैसी हिंसक क्रांति न हो सके। उसी समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का मतलब बच्चों, अगर कोई अखबार अंग्रेजी शासन के विपक्ष में कोई बात छापता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक ऐसा प्रेस एक्ट लाया गया जिसके तहत कोई भी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकता था, यानी कि अपनी मांगें भी नहीं उठा सकता था। और ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है बच्चों, ये लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था। उसमें भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन के काल में यह लाया गया था। और 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। बच्चों, एल्बर्ट बिल की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के हितों के संरक्षण के लिए लाया गया था। यानी कि एल्बर्ट बिल के माध्यम से जो भारत के नागरिक थे वे भी अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते थे। अंग्रेजी लोगों के खिलाफ या जो अंग्रेजों के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे उन पर सुनवाई कर सकते थे। यानी कि एक समानता का हक दिया जा रहा था। तो हुआ क्या बच्चों, जो उस समय ब्रिटिश शासन जो था भारत के अंदर, उन्होंने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को पारित ही नहीं होने दिया। और इस बात से दुखी होकर कई राजनीतिक संगठन उभरे। तो काफी हंगामा हुआ इस बिल को लेकर, और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। यानी कि समानता के भाव को बढ़ावा दे रहा था एल्बर्ट बिल। और जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। यानी कि बिल वापस ले लिया, इसका विरोध भारतीयों ने किया कि आप एक इतना अच्छा बिल लेके आए तो उसे वापस क्यों ले रहे हो। एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। यानी कि जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां थी वे सभी चाहती थी कि कोई एक ऐसी बड़ी पार्टी हो जो सबका नेतृत्व करे। और एल्बर्ट बिल की वापसी के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि अब हमारे देश को एक बड़ी पार्टी की आवश्यकता है। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वो थे व्योम चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया और इसके अंदर 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और पहली सभा कहां की गई थी? बंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1885 में की गई थी। और बच्चों, कांग्रेस की स्थापना का श्रेय ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम को दिया जाता है। अब मैं बात करूं बच्चों, ये कुछ व्यक्तित्व थे, कुछ लोग थे जो इस राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, जिनका एक अलग ही प्रभाव रहा इस राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, जिन्हें पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। यानी कि जो बड़े बड़े लीडर हुए, नेता हुए, वह बंबई प्रांत और कलकत्ता प्रांत के ही थे, जिनमें से दादा भाई नौरोजी एक थे। बच्चों, दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के अंदर भी रह चुके थे। यानी कि ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर यानी कि इंग्लैंड के अंदर चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत हासिल की थी। उभरता हुआ राष्ट्र, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद राष्ट्र के अंदर राष्ट्र भावना पैदा हुई और उसे कैसे भारत राष्ट्र का उभार होना प्रारंभ हुआ या उसमें पहले से सुधार होना प्रारंभ हुआ। तो अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। बच्चों, मध्यम वर्गीय पार्टी का मतलब एक बीच का रास्ता अपनाना। यानी कि
एक ऐसा रास्ता जो न तो हिंसकों और जो अंग्रेजों को भी सही लगे और भारतीयों के दृष्टिकोण से भी सही हो, यानी कि बीच का रास्ता। वो एक कहावत होती है ना बच्चों कि सांप मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी कि काम भी हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। तो ऐसा रास्ता अपनाती थी शुरू के 20 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई, यानी कि जो शासन चल रहा है उसके अंदर भारतीय लोगों की संख्या में वृद्धि की जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहां उनका गठन किया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को सरकार के अंदर लाने के पक्ष में थी, क्योंकि जितने ज्यादा भारतीय लोग होंगे उनकी मांगें जो होगी वो उतनी ही सुदृढ़ तरीके से उठाई जा सकती है, एक मजबूती के साथ उठाई जा सकती है। तो कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। आगे देखते हैं। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे, यानी कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर के ही लोग जो थे वो अब कांग्रेस पार्टी से ही सवाल करने लगे, यानी कि उनको कहने लगे कि क्यों आप मध्यम वर्गीय रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों हम हमारी मांगों को नहीं उठा पा रहे हैं या पूरे जोरदार तरीके से अंग्रेजों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख नेता भी हुए, क्योंकि उस समय दो प्रकार के दड़ों में बंटना प्रारंभ हो गई थी कांग्रेस, जिनको नरम दल और गरम दल कहा जाता है। गरम दल में कुछ जो नेता थे उनमें मेन थे बाल गंगाधर तिलक, जिनका एक प्रसिद्ध नारा भी था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। तो ये जो नारा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, यानी कि पाल बाल पाल, बच्चों ये जो तीनों व्यक्ति थे गरम दल के मुख्य चेहरों के रूप में उभरे थे, इसीलिए इन्हें पाल बाल और पाल कहा जाता है, यानी कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। बच्चों ये है लाला लाजपत राय, जो गरम दल के मुख्य चेहरों के रूप में एक थे, और ये है बिपिन चंद्र पाल, ये भी उन्हीं चेहरों में से एक थे। तो उन्होंने निवेदन की राजनीति, यानी कि आप निवेदन मत करो, आप मांगो मत। इनका मानना था कि स्वतंत्रता मांगने से कभी नहीं मिलेगी, इसे छीनना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी आवाज जोरदार तरीके से उठानी पड़ेगी, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो आपकी बातें माने, ना कि आप उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे निवेदन करो। नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। ये है बच्चों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी कि ये नारे में भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं एक जिद झलक रही है, यानी कि ये अंग्रेजों के खिलाफ अपने इस नारे के जरिए बता रहे हैं कि हमें हमारी स्वतंत्रता चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का आपसे निवेदन नहीं करना है, यानी कि हमारी जो स्वतंत्रता है हम उसे लेकर रहेंगे। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, और तिलक ने नारा दिया था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल विभाजन, बच्चों बात है 1905 की। 1905 के अंदर भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन,
और लॉर्ड कर्जन ने एक तर्क देते हुए कि बंगाल प्रेसिडेंसी काफी बड़ी है, तो यहाँ पर उचित ढंग से शासन करने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, जिनमें से अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार से शासन किया जा सके। और उन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटकर उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया। और पूर्वी बंगाल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना, जबकि पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा बना। तो आप देखते हो बच्चों, जब मैं भारत का नक्शा तैयार करता हूं तो जो पश्चिमी बंगाल है वो वास्तविकता में भारत के पूर्व के अंदर है। कभी देखना बच्चों, जैसे ये अगर भारत है ना, तो पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व की तरफ है, पर फिर भी उसे क्या बोला जाता है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का मतलब बच्चों, ये पूरे बंगाल का अगर मैं बात करूं तो कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है। तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल के हिस्से थे। यही तर्क दिया था कि काफी बड़ा होने के कारण हम इसके ऊपर शासन नहीं कर पा रहे। तो बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो गर्म दल के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। बच्चों ये देख सकते हो आप कैसे स्वदेशी आंदोलन के तहत पूरा देश एक मंच पर आ गया था, इकट्ठे हो गए थे। ये एक जुलूस की फोटो है जो आप देख सकते हो। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी यानी कि गर्म दल के लोग ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, यानी कि स्वदेशी आंदोलन अपनाने के लिए कहा गया या स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा गया। और कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे, यानी कि उनका मानना था कि यहाँ जब ये शस्त्रों के साथ लड़ रहे हैं तो हमें भी शस्त्रों के साथ ही इनका सामना करना चाहिए। मुस्लिम लीग का गठन, और इसी समय बात आई बच्चों मुस्लिम लीग की। ये बच्चों भारत के दृष्टिकोण से सबसे बुरा समय था, क्योंकि इस समय हिंदू और मुस्लिम जो एकता थी उसे कहीं न कहीं खत्म करने का प्रयास किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक नई लीग की परमिशन दी, वोटों को बांटा, उनके स्थानों को बांट दिया, यानी कि फूट करो और राज करो की नीति अपनाई इस समय। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में, यानी कि 1906 की बात कर रहे हैं बच्चों, ये कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। और 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। समर्थन करने का क्या कारण था बच्चों कि जो पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा बनाया गया था वो मुस्लिम बहुल था, जबकि जो पश्चिमी बंगाल जो हिस्सा था वह मुस्लिम बहुल नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने इसे अच्छा ही माना कि मुस्लिम जो क्षेत्र है उसे अलग कर दिया गया, पर ये कहीं ना कहीं भारतीय एकता के ऊपर एक कलंक साबित हुआ, क्योंकि इसने मुसलमानों और हिंदुओं को बांट कर रख दिया था और फूट करो और राज करो की नीति यहां उनकी कामयाब हो गई थी। और लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए, यानी कि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले आकर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की और 1909 के अंदर वो मांग मान ली भी गई, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। और जो भारत के लिए सबसे ऐसे कहूं कि बुरे समयों में से एक था। और 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था, यानी कि मुसलमानों की सीटें फिक्स कर दी गई और उन सीटों पर वोट करने के लिए भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही थे, यानी कि अन्य कोई व्यक्ति अगर उस क्षेत्र के अंदर रहता है तो वह उन्हें वोट भी नहीं कर सकता था। और कहीं ना कहीं भारत की एकता को खंडित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और 1907 में
कांग्रेस भी टूट गई बच्चों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई, जिसे एक को कहा गया गरम दल और एक को कहा गया नरम दल। और आगे आगे जैसे चलते हैं बच्चों, 1930 तक जो कांग्रेस पार्टी थी उसके ऊपर ज्यादातर जो अधिकार थे वो गरम दल के नेताओं के ही रह गए थे। और मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था और इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। यानी कि जो नरम दल के लोग थे वो हिंसा के खिलाफ थे। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। यानी कि शुरू के अंदर तो मध्यम मार्गियों का दबदबा बना रहा, पर यहां से कुछ साल आगे जाएंगे तो उसके बाद गरम दल का दबदबा बन गया। और दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। यानी कि 1915 के लखनऊ अधिवेशन के अंदर एक बार फिर से वापस दोनों धड़े मिल गए और एक बार वापस उसी पहले जैसी कांग्रेस का निर्माण हो गया। तो बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपी, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, और उन अमूल्य व्यक्तित्व के लोगों के बारे में हमने जाना। तो अब हम मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।